आपका क्या हिसाब है कि अब 1 साल का ही कोर्स करके वर्क परमिट अप्लाई करना है या फिर दुनिया को पता है, दुनिया में एक ऐसा इंसान नहीं है, सबको पता है कि जब आपने कॉलेज में अप्लाई किया था, वो अप्लाई करने के बाद और कनाडा पहुंचने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आई Hey थी। guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार लास्ट वीडियो में मैं गया था पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे मैंने अपनी कजन सिस्टर को रिसीव किया था जो कि इंडिया से कनाडा आई हैं ऑन अ स्टूडेंट वीजा। तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कोई एज अ स्टूडेंट इंडिया से कनाडा आता है तो इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं। तो उस वीडियो में हमने ये सारी बातें की थी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद आज हम फिर से दिव्या को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि उनका वीजा का प्रोसेस क्या था, क्या उनकी टाइमलाइन थी वीजा की, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि उनकी फ्लाइट का क्या हिसाब किताब था, क्या कॉस्ट थी और उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट का क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब बुलाते हैं दिव्या को। तो यार ये है दिव्या, जैसे कि आप सब जानते हो, तो वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट में पूछा था कि यार आपके कॉलेज में, मतलब जब आपने कॉलेज में अप्लाई वगैरह किया था तो ऑफर लेटर वगैरह कब अप्लाई किया था, मतलब अपने कॉलेज में एप्लीकेशन कब डाली थी और ऑफर लेटर कब आया था? ओके, सो मैंने सबसे पहले तो मेन टेक के लिए अप्लाई किया था 2021। हाँ, और फिर उस टाइम पे ऑफर लेटर तो मुझे मिल गया था, बट आफ्टर दैट मैंने जब यहाँ पे कनाडा में 2-3 जनों से बात की तो यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो मुझे कोविड की वजह से तो मुझे डेफर करवाना पड़ा, तो मैंने सितंबर के लिए डेफर कराया, बट अगेन सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड, सो इस वजह से मुझे अगेन डेफर कराना पड़ा जनवरी इनटेक के लिए, जनवरी 2022 के लिए, क्योंकि जॉब्स वगैरह का बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो अभी आप मत आइए। तो फिर 22 में फाइनली मैं यहाँ पे आई। तो ऑफर लेटर आपने मतलब कॉलेज में अप्लाई किया था उस वक्त, मई से पहले 2021 में ऑफर लेटर आ गया था, लेकिन वो डेफर कराते कराते जनवरी इनटेक तक आ गया। ठीक है, तो आपने वीजा वगैरह कब अप्लाई किया था आपने? हाँ, सारा प्रोसेस कराने के बाद मैंने 13 अक्टूबर 2021 में अपना वीजा अप्लाई किया। तो 13 अक्टूबर 2021 को आपने वीजा अप्लाई कर दिया। ओके, और वीजा आया कब था? हाँ, वीजा मेरा आया था ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ्स 10th जनवरी को। ओके, तो 3 महीने लग गए थे यार वीजा वगैरह आने में, पूरा प्रोसेस होने में। तो मेरे को एक बार वीजा की टाइमलाइन बताओगे, मतलब कब क्या हुआ था? फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक्स कब आया था, मतलब कब आपने अप्लाई किया, कब देने गए थे, और साथ के साथ मेडिकल अपडेट कब हुआ, और ये सारी चीजें बताओगे एक बार? हाँ, मेरा सबसे पहले तो सबसे जो ज़्यादा दिक्कत आई थी मुझे बायोमेट्रिक की डेट लेने में आई थी, बिकॉज उसके स्लॉट्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे। तो जैसे ही मुझे वीज़ा फाइल करना था 13 को, तो मैं पहले ही 15-20 दिन पहले ही बायोमेट्रिक्स की डेट लेना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और मुझे 18 को मेरी बायोमेट्रिक की डेट मिली, 13 को वीज़ा फाइल किया, 18 को बायोमेट्रिक हो गया, और बस उसके बाद मैंने वेट किया फिर अपने वीज़ा का। ठीक है, मेडिकल वगैरह कब अपडेट हुआ? हाँ, मेडिकल की बहुत कंफ्यूजन है, कई लोग कहते हैं कि पहले अपडेट हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब रैंडम चल रहा है। तो मेरे जिस दिन पीपीआर आई थी उसी दिन मेरा मेडिकल अपडेट हुआ था। तो 10th जनवरी को सब कुछ हो गया? हाँ, सब कुछ उसी दिन हो गया था। ओके, तो बायोमेट्रिक्स भी उसी दिन अप्रूव वगैरह हुआ था, मेडिकल भी उसी दिन आया था, और पीपीआर भी उसी दिन आ गई? उसी दिन आ गई थी, सब कुछ एक ही दिन। तो वीजा वगैरह आ गया, सब खुशियां आ गई, सब सेट हो गया काम कि भाई अब कनाडा जाएंगे, जिंदगी बनाएंगे अपनी। लेकिन मेरे को ये बताओ कि वीजा आने के बाद फ्लाइट बुक कराई होगी, तो फ्लाइट बुक कराते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखा था? डायरेक्ट रूट कराया, इनडायरेक्ट रूट कराया, फिर कनेक्टिंग फ्लाइट क्या किया? मतलब वही 3 ऑप्शन थे, एक तो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट एंड कनेक्टिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट कनेक्टिंग थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट लेकिन मैंने वो ऑप्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फ्लाइट कराई, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े ऐसे चल रहा था न्यूज़ में कि लाइक जिस भी कंट्री में आप लैंड करते हो वहाँ पे चेंज जाते हैं रूल्स ड्यू टू कोविड, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो फॉर अ सेफर साइड हमने डायरेक्ट दिल्ली टू टोरंटो की टिकट फ्लाइट कराई। तो बेसिकली इनके माइंड में ये था कि वो जो ट्रांजिशन वाला फेस है, मतलब दिल्ली से कहीं और जाओगे, वहाँ पे मे बी 1 दिन रुकना पड़े और 2 दिन रुकना पड़े, तो वो जो 2 दिन है उस टाइम पे अगर कोई रूल्स वगैरह चेंज हो गए और आप वहाँ फंस गए तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट करा ली कि भाई दिल्ली से चढ़ेंगे तो सीधा कनाडा ही उतरेंगे, तो टेंशन खत्म, है ना? तो थोड़ा सेफ रहता है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, तो उसका प्राइस क्या था टिकट का? इट वाज लाइक 1,78,000
ओके, तो काफी महंगा था काफी महंगी लेकिन पड़ी थी। इट वाज सेफ। तो फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपने अराइव कैन ऐप का भी कुछ किया होगा, बिल्कुल, तो उसमें क्या करना होता है थोड़ा हाँ, बताओगे? जैसे मेरी 14 फेब की फ्लाइट थी तो उससे वैलेंटाइन डे वाले दिन? हाँ, वैलेंटाइन डे वाले दिन, सबने यही बोला वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो उससे 72 आवर्स पहले आपको अराइव कैन ऐप में अपना नाम, वैक्सीनेशन प्रूफ में ईमेल आईडी, ये सब कुछ अपडेट करना होता है। और फिर आपको एक बार कोड मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एयरपोर्ट पे इजीली आप उसे दिखा सको। अगर इंटरनेट वगैरह हाँ, available ना हो। इंटरनेट वगैरह अवेलेबल ना हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और दिल्ली एयरपोर्ट पे, कनाडा एयरपोर्ट पे, दोनों जगह वो आपसे वो बार कोड मांगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो 72 आवर्स का मतलब ये है कि मान लो कि अभी मेरे को फ्लाइट बोर्ड करनी है, तो अभी से जो पिछले 72 आवर्स थे उसके अंदर अंदर मेरे को अपनी अराइव कैन का काम करना है। तो अराइव कैन का काम हो गया, सब बढ़िया हो गया, वीजा भी अपने पास, टिकट भी है, एयरपोर्ट जाके बोर्डिंग पास भी ले लिया, अराइव कैन भी सेट है काम। अब मेरे को बताओ आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने एयर इंडिया बुक कराई थी, ठीक है, और वो रीज़न ये था कि मुझे एक और बैगेज मिल जाएगा, बट लेकिन नवंबर से उन्होंने बंद कर दिया ये चीज़ कि आपको एक और बैगेज 23 kg का अलाउड नहीं है। तो बेसिकली तो आपने ये एक डिसअपॉइंटमेंट एयर इंडिया इसलिए कराई थी कि उसमें 3 बैग मिलेंगे 23 किलो वाले, एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने नवंबर को बंद कर नवंबर में बंद कर दिया। दिया। तो भाई ये ध्यान रखना, एयर इंडिया का वो सिस्टम खत्म हो गया। हाँ, एग्जैक्टली, वो खत्म हो गया। बाकी ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो अपना जो भी है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में वो खत्म हो गया था। हाँ जी, जब मैं एयरपोर्ट गई, बैठी, अंदर का इन फ्लाइट एक्सपीरियंस अच्छा था, उन्होंने मतलब बढ़िया था। मैं अपना, हाँ, मज़ा आया मुझे, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैं फ्लाई कर रही थी, और खाना पीना भी अच्छा था, चाय, कॉफ़ी, एवरीथिंग वाज गुड, मस्त, एकदम सेट काम था। एकदम सेट। तो कोई लंगर वगैरह के लिए रुकी थी कहीं फ्लाइट वगैरह? बिल्कुल, 2 बार रुकी थी, लंगर के लिए रुकी थी 2 बार, एक बार ब्रेकफास्ट और फिर लंच। ठीक है, और वो आया था चाय चाय चाय? हाँ, आई थी, एयर होस्टेस आई थी, चाय चाय और कॉफ़ी भी। ठीक है, तो ये भी था। हाँ जी, ठीक है, तो मेरे को अब ये बताओ, चलो एक्सपीरियंस हो गया और फ्लाइट का बढ़िया एक्सपीरियंस था और फाइनली कनाडा पहुंच गए, और उसके बाद तो पता ही है, आप लोगों ने देखा ही है क्या हुआ था। मेरे को ये बताओ कि ऑफर लेटर जब आपने कॉलेज में अप्लाई किया था, वो अप्लाई करने के बाद और कनाडा पहुंचने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो एक बार शेयर करोगे? ओके, सबसे पहले तो मैंने आइल्स दिया था 2019 में, तब से मैंने सोचा था आने का, हाँ, 2019 में, बट ड्यू टू कोविड मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो गई, तो फैमिली ने भी मना करा कि अभी फायदा नहीं है जाने का, क्योंकि जॉब नहीं होंगी, आपके जो प्लान्स है वो हो ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसलिए मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया, रद्द कर दिया। फिर दोबारा से 2021 में मुझे अप्लाई करना पड़ा, और अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि वैलिड नहीं है मेरा अब आइल्स, तो मुझे दोबारा अपना आइल्स देना पड़ा, मुझे 3 बार डेफरमेंट भी करवाना पड़ा, और फिर जब मेरे को बायोमेट्रिक की डेट लेनी थी उसमें मुझे 1 महीना लग गया, और मेडिकल जब मैं करवाने गई थी तब मेरा टैटू है तो इसका एक अलग से मुझे देना पड़ गया। तो पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं उसके? इसके 3500 एक्स्ट्रा लगे थे मुझे मेडिकल। 3500 एक्स्ट्रा ऊपर से जितना भी होता है, तो कितना था मेडिकल? 6000 रुपीज? हाँ, मतलब 3000 का मेडिकल था, और नहीं, सॉरी, 5000 समथिंग का मेडिकल था, और 3500 का इसका हो गया। तो इसमें ऐसा क्या खासियत है? कुछ नहीं, बस एक ब्लड सैंपल एक्स्ट्रा लिया था, दैट्स इट। चलो भाई, टैटू टूटू जिनका है वो देख लेना भाई, 3500 एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे। चलो ठीक है, मेडिकल हो गया। हाँ, ये प्रॉब्लम आई थी मेडिकल में। और कोई दिक्कत? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आई थी कि मैं कंफ्यूज थी कि अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया है, और मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। तो 11 जनवरी को मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने 10 जनवरी तक वेट किया, और फिर मैंने डेफरमेंट डाल दिया, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी थी, मुझे ये था कनाडा आकर मतलब क्लासेस। आपने 13 अक्टूबर को वीजा अप्लाई किया था, 10 जनवरी तक वीजा नहीं आया था, तो आपने फ्रस्ट्रेट होके डेफर करा दिया कि अब चौथी बार डेफर कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेन टेक के लिए, या सितंबर जो भी है। या ओके, सो इसलिए मैंने 10th को अपना डेफरमेंट डाल दिया, और सुबह मैंने डेफरमेंट डाला, और रात को 2 बजे मेरी PPR आ गई, वीजा आ गया। तो ये भी मतलब खुशी भी थी, बट लेकिन एक तरफ मैं डेफर करा डेफर करा दिया, मेरे को मई में जाना है। तो फिर मैं बहुत परेशान हुई, बट अगेन मेरा कॉलेज काफ़ी कोऑपरेटिव था, मैंने बहुत सारे मेल किए उन्हें, मतलब सारी ईमेल आईडी पे मैंने मेल कर दिया कि भाई मुझे डेफरमेंट कैंसिल करनी है, और मुझे हेल्प मिली फिर एक जगह से, और फाइनली मतलब लाइक 2 दिन लगाकर मेरी डेफरमेंट कैंसिल हुई, मुझे न्यू टाइम टेबल मिला, और मैं जनवरी के लिए ही एलिजिबल हो। वो टाइम टेबल जनवरी का मिला? हाँ, मिल गया। लेकिन मैंने सुना है कि डेफर जो कराते हैं वो कैंसिल होता नहीं होता इजीली नहीं होता। मैं कह रही हूँ, मैंने खुद मतलब हर एक ईमेल आईडी पे मैंने मेल किया कि मुझे प्लीज कैंसिल करना है, सेम डे आई है मेरी PPR। चलो, ये सब प्रॉब्लम्स आई थी, तो
जो भी प्रॉब्लम आती हैं तो उसको ध्यान से सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो फिर डेफर डुफर करा लिया, जनवरी का भी सिस्टम सेट हो गया, हम कनाडा पहुंच गए। अब मेरे को ये बताओ कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि जो आप कोर्स लेके आए हो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट नायगरा कॉलेज टोरंटो कैंपस में, वो जो कोर्स है वो 1 साल का है, तो आपका क्या हिसाब है कि अब 1 साल का ही कोर्स करके वर्क परमिट अप्लाई करना है या फिर एक और कोर्स लोगे तो क्या सोचा है, तो क्या प्लानिंग है? ओके, सो मेरा ये था कि पहले मैंने सोचा 2 इयर्स का कोर्स, बट फिर मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से लगा कि मैं 1 साल का कोर्स लेती हूँ और कनाडा पहुँचती हूँ, और फिर यहाँ पे क्या चल रहा है इस टाइम पे, कौन सा सबसे ज़्यादा स्कोप है जिस कोर्स का, वो मैं यहाँ पे ऑप्ट करूँगी 1 ईयर के लिए। सो इसलिए मैंने 1 साल का लिया। तो बेसिकली अपनी ढंग से रिसर्च करेंगी, देखेंगी कनाडा में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, लोगों से बात करेंगी, नेटवर्क करेंगी, तो जो इनको ठीक लगेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तब वो कोर्स ऑप्ट करोगे और फिर उसमें अपना देखोगे क्या करना है। तो ये हिसाब है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि जो भी स्टूडेंट्स अभी इंडिया में बैठे हैं वो अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑफर लेटर आने वाला है, ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, जो भी सिस्टम है, जो भी इंडिया में लोग हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई जब आप वीज़ा अप्लाई करो या फिर जब आप कॉलेज में एप्लीकेशन डालो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मतलब आपकी तरफ से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या सजेशन है उन लोगों को? पहली बात तो अपना जो कोर्स लेंगे वो आपकी स्ट्रीम के साथ मैच होना चाहिए, कि जो भी आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे या पढ़ रहे थे उसके साथ मैच होना चाहिए। सेकंड थिंग, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स लेके आ रहे हैं। नहीं, उसमें तो वीज़ा रिजेक्शन के बहुत चांसेस हो जाते हैं। और फिर एसओपी, सेकंड थिंग, एसओपी पे बहुत ज़्यादा आपको वर्क करना है, अपने एक एक चीज़ लिंक्ड होनी चाहिए। ओके, कि मतलब ये मैंने किया, फिर मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो एवरीथिंग शुड बी लिंक्ड, सबके रीजन होने चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बेसिकली एसओपी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और उसमें आपको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से लिखना है कि आपने कोई कॉलेज सिलेक्ट किया है तो क्यों किया है, आपने उस कॉलेज में वो स्पेसिफिक कोर्स सिलेक्ट किया है तो वो क्यों किया है, और आप जब आप कनाडा आओगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस चले जाओगे, ये लिखना होता है। पूरी दुनिया को पता है, दुनिया में एक ऐसा इंसान नहीं है, सबको पता है कि कोई वापस नहीं जाने वाला, लेकिन लिखना पड़ता है। उनको खुद को ही पता है, उनको बता रहा है पागल बना रहा है, लेकिन जो है प्रोटोकॉल्स वो करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो एसओपी ध्यान से लिखनी है। और कोई? और थर्ड थिंग, रेज्यूमे। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि रेज्यूमे नहीं चाहिए, बट रेज्यूमे चाहिए होता है, तो उस पे भी टाइम दीजिए। वीजा एप्लीकेशन, हाँ, वीजा एप्लीकेशन में उस पे भी टाइम दीजिए, अच्छा रेज्यूमे बनाइए, पूरा वर्क एक्सपीरियंस एवरीथिंग अच्छे से मेंशन करिए। ठीक है, हाँ जी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यही चीज़ें हैं यार, आप लोगों ने जो कमेंट्स में पूछी थी तो मैंने इनसे पूछ ली। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।